नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए अब हम आगे की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं अब विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि सब्सिडी के बारे में, जिसे हम WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन और इंग्लिश में अगर बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके बोलते हैं। और ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपको हमने देखे थे मेगा फूड पार्क और जो अन्य चीज़ें यानी कि खाद्य प्रसंस्करण, उसके पहले बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और आगे जो भी चीज़ें आने वाली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद हम देखेंगे कृषि से रिलेटेड कुछ समस्याएं। और पहल हम ऑलरेडी यहाँ पे देखते चले जा रहे हैं, यानी कि कृषि को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा और अन्य प्रकार की जो पहल है वो क्या क्या हमको देखने को मिलती है। उन सभी को मिला के आप आगे देखेंगे, आंसर लिखने में हमको काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ देखिए, आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा परिचर्चा एक ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उत्तर लेखन का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम जो है अब शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सकल सहायता व्यवस्था, जिसे हम AMS बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें AMS मतलब होता है एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर बात करें, और हिंदी में सकल सहायता व्यवस्था इसको बोलते हैं। तो सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो दी जाने वाली जो छूट होती है, जिसे घरेलू सहायता बोला जाता है, और विश्व व्यापार संगठन द्वारा सकल सहायता व्यवस्था इसको कहा जाता है। इसकी गणना अगर बात करें, इसकी गणना जो होती है उत्पाद तथा जो आगत होती है, उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है, और उसके अलावा हम देखें तो जो आगत होती है, आगत की अगर बात करें तो इसे इनपुट बोला जाता है। जो इनपुट यानी कि कृषि से रिलेटेड हमने इनपुट पढ़े थे, इन सबकी जो छूट होती है इन छूट के रूप में ये प्राप्त होती है। कौन सी? सकल सहायता व्यवस्था। और विश्व व्यापार संगठन के अनुसार यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसी देश द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली जो उत्पाद छूटें हैं, जैसे कि हम बात करें MSP हमने पढ़ा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। इसके अलावा जो इनपुट जो सब्सिडी है, जैसे हम आगत छूट जिन्हें बोलते हैं, जैसे ऋण से संबंधित छूट, उर्वरक से संबंधित छूट, सिंचाई से, बिजली से, इन सभी छूट। और इसके अलावा जो कृषिगत जो मूल्य है उनको यहाँ पर घटाया जाता है, और संबंधित देश के कृषि क्षेत्र को अनुचित या अत्यधिक वैश्विक पहुंच जो है स्थापित करने में सहायता करती है। और ऐसी जो छूट होती है विश्व व्यापार में विसंगति यानी कि डिस्टॉर्शन जो है वहाँ पे उत्पन्न करती है, जिसे हम विसंगति बोलते हैं। और विश्व व्यापार संगठन इस प्रकार की जो छूट होती है उनकी सकल मात्रा को एक विशेष सीमा तक ही मंजूरी देता है। और विकसित देश और विकासशील देशों की अगर बात करें तो यह सीमा यहाँ पे हम देखें तो 1998 की बात करते हैं। 1998 के सकल कृषि उत्पाद मूल्यों का क्रमशः यहाँ पे हम देखें तो हमको 5% से 5% और 10% की निश्चित अवस्था में देखने को मिलता है, यानी 5% विकसित में और 10% यहाँ विकासशील देशों में देखने को मिलता है 1998 के अनुसार। तो यहाँ पे हमको विभिन्न प्रकार के बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम यहाँ पे पेटियाँ बोलते हैं, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में यहाँ पे उनको पेटियाँ बोला जाता है। किसको पेटियाँ बोला जाता है वो हम आगे देखने वाले। जैसे पेटियाँ क्या होती है वो हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बाकी उसके प्रकार। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, उसकी शब्दावली में कृषि जो छूट होती है उनको पेटियाँ कहा जाता है, यानी बॉक्सेस कहा जाता है, बॉक्सेस के रूप में संबोधित किया जाता है। और इन्हें ट्रैफिक लाइट के रंगों के रूप में निरूपित किया जाता है। ट्रैफिक लाइट जैसे कि आप देखे होंगे, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। तो हमको 3 प्रकार की पेटी देखने को मिलती है। एक तो हरित पेटी होती है, एक पीली पेटी होती है, और एक लाल पेटी होती है। तो हरित पेटी को ग्रीन बॉक्स बोलेंगे, ठीक है, और पीली पेटी को येलो बॉक्स बोलेंगे, और लाल पेटी को रेड बॉक्स बोलेंगे। होती क्या क्या है ये होती है, जैसे ग्रीन बॉक्स की अगर बात करें, ग्रीन बॉक्स जो होती है कृषि सब्सिडी की को जो है स्वीकृति अगर मिल गई है तो समझ लीजिए आप क्या है वो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वो हरित पेटी के रूप में शामिल किया जाएगा। येलो बॉक्स की अगर बात करें तो कृषि सब्सिडी को यहाँ पे माइनस किया जाता है, यानी कम किया जाता है। कृषि सब्सिडी को अगर कम किया जाता है तो वो किससे दर्शाई जाएगी? पीली पेटी से दर्शाई जाएगी। और लाल पेटी का मतलब होता है कृषि सब्सिडी को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया गया हो, अस्वीकृति अगर दे दी गई हो तो क्या कहलाएगी? वो लाल पेटी यहाँ पे कहलाएगी। तो ये 3 प्रकार की पेटी हमने देखें। इसके अलावा भी कुछ और होती है जिन्हें हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे एक होती है कौन सी? नीली पेटी होती है। तो नीली पेटी यानी कि ब्लू बॉक्स जिसे बोलते हैं, और यह शर्तों के साथ नीली पेटी है। इसे शर्त व्यापार में आने वाली जो विसंगतियां है उसको कम करने से संबंधित होती है। और वे छूटें जो सामान्यतः पीली पेटी में होती है, जैसे कि हमने यहाँ देखे पीली पेटी यानी कि कम करने के, ठीक है।
तो जो पीली पेटी में होती है उनको नीली पेटी में तब डाला जाता है जब इस प्रकार की छूटें किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली नीली पेटी में। हरित पेटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पेटी भी होती है जिसे एम्बर या फिर तृणमणि या फिर हम बोल दें यहाँ पे एम्बर पेटी, ठीक है, एम्बर बॉक्स जिसे बोलते हैं। और इन मतलब उन सभी जो कृषि छूट है जो उत्पादन तथा व्यापार में विसंगति उत्पन्न करती है उनको इस पेटी में रखा जाता है। अर्थात वे सभी कृषि छूट जो नीली तथा हरित पेटी के अंतर्गत नहीं आती है, मतलब एक नीली पेटी में भी नहीं आती और हरित में भी नहीं आती, तो उन सभी को निकाल कर कहाँ रख दिया जाता है, एम्बर बॉक्स यानी एम्बर पेटी में रख दिया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे बोलते हैं, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, ये सभी चीज़ें यहाँ पे शामिल की जाती है एम्बर बॉक्स में। इसके अलावा एक और पेटी होती है जिसे बोलते हैं सामाजिक या फिर हम बोलें तो विकास पेटी। सामाजिक या विकास पेटी से बोला जाता है S&D बॉक्स। और ये सभी जो ऊपर वाली जो पेटी देखे हैं अति विवादास्पद जो पेटियां है, उसके अतिरिक्त हम देखें तो विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के द्वारा एक अन्य पेटी को भी परिभाषित यहाँ पे किया गया है जिसे हम बोलते हैं सामाजिक एवं आर्थिक विकास पेटी, यहाँ पे इसको बोला जाता है। और विकासशील देशों को इसके अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ कृषि छूट देने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम कुछ जो सब्सिडी है जिसके अंतर्गत हम देखें तो निर्यात सब्सिडी हमको देखने को मिलती है, यानी निर्यात छूट जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा हम देखें तो कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलेगी नीचे। तो पहले हम निर्यात सब्सिडी के बारे में जान लेते हैं जिसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज बोलते हैं। तो जो निर्यात छूट होती है उसके लिए विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को यहाँ पे अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है। तो मुख्यतः हम दो देखेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन से, एक तो सकल बजटीय समर्थन में कटौती, यानी कि जो निर्यात छूट है उसके लिए सकल बजटीय समर्थन में यहाँ कटौती देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो कुल निर्यात मात्रा में कटौती, यानी कि निर्यात छूट के अंतर्गत आने वाली जो कुल निर्यात है उसकी मात्रा में यहाँ कटौती देखने को मिलती है निर्यात के अंतर्गत। तो दो चीज़ें हमको देखने को मिली इसके अंतर्गत। फिर एक और होता है, हमने देखे थे एक चीज़ हमने यहाँ पे जाने थे ई नाम करके। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे एक नामा यानी कि होता है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं गैर कृषिगत उत्पाद जो बाजार है पहुँच, इसको हिंदी में बोला जाता है। और विश्व व्यापार संगठन के ऐसे प्रावधान जो सदस्य देशों के बाजारों में गैर कृषिगत जो उत्पाद है उनको पहुंच स्थापित करने से जुड़े होते हैं, परंतु विकासशील देशों द्वारा इसका जो है विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध का कारण क्या है, विकासशील देशों के उत्पादन पर विकसित देशों द्वारा लगाए जाने वाले जो गैर प्रशुल्क अवरोधक है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी नॉन ट्रैफिक बैरियर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए इसको जो है 2002 में यहाँ प्रारंभ किया गया था। और 2002 में प्रारंभ ये नामा जो है वो यहाँ पे हमको देखने मिलता है, एक दल की स्थापना की गई नामा के रूप में। और वार्ता के दौरान हम देखें ये जो 2002 में एक वार्ता हुई थी उसके दौरान सदस्य ने जो सदस्य हुए थे वहाँ पे एकत्रित, उन्होंने गैर कृषिगत उत्पादों पर लगाए गए जो सीमा शुल्क है यानी ट्रैफिक है उनको स्विस सूत्र यानी कि स्विस फार्मूला के अंतर्गत कम करने का निर्णय लिया था, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है कृषि निर्यात नीति जो कि 2018 में यहाँ पे आई थी। तो ये कब आई थी, 6 दिसंबर 2018 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट यानी कि जो हमारे मंत्रिमंडल होता है उन्होंने कृषि निर्यात नीति को स्वीकृति प्रदान की थी। और इस नीति का जो उद्देश्य है वो हम देखें तो 2022 तक जैसे कि आपको पता होगा किसानों की जो आय है उसको डबल करना, तो उसी सीमा तक अगर देखें तो 2020 तक हम जो है कृषि निर्यात यानी कि कृषि को जो निर्यात है 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, यानी कि जो निर्यात है वो अधिक बढ़ाकर ले जाना, कहाँ तक ले जाना, 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसके अलावा हाँ जैसे कि हमने बात करी एक किसकी, स्विस सूत्र की, स्विस फार्मूला जिसे हम बोलते हैं स्विस सूत्र की। तो यहाँ पे देखिए यह सूत्र जो है ऊंची दरों में उच्चतर और निम्न दरों में निम्नतर कटौती का प्रावधान करता है, जिस कारण कटौती के उपरांत दो देशों की प्रशुल्क दरों का अंतर घट जाता है और बेहतर सामंजस्य की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, स्विस सूत्र के अंतर्गत यानी स्विस फार्मूला के अंतर्गत। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कृषि से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे देखिए हमको पशुपालन देखने को मिलेगा, मत्स्यिकी देखने को मिलेगा, उद्यानिकी देखने को मिलेगा। तो पशुपालन और मत्स्यिकी हम अभी कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे क्या, उद्यानिकी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन से संबंधित जो भी चीज़ें आएगी जैसे कि डेयरी क्षेत्र आ गया, ठीक है, अन्य जो चीज़ें हम देख सकते हैं तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, पशु से रिलेटेड, वो यहाँ पे पशुपालन में आएगी। तो पहला हम देखेंगे देखिए डेयरी क्षेत्र। डेयरी क्षेत्र जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो जो भारत है, भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है डेयरी क्षेत्र के अंतर्गत। ये आंकड़े भी आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, खास करके प्रीलिम्स के लिए आपको काम आएंगे। और इस संदर्भ में अगर देखें तो दूसरा स्थान किसका आता है, दूसरा स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है यूएसए का। सेकंड नंबर पे पोजीशन यूएसए की देखने को मिलती है, प्रथम है भारत की। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है, यूपी हमारा जो है मतलब भारत का, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, और आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश है सेकंड स्थान पर। तो आप विश्व स्तर पर अगर बात करें तो भारत प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर यूएसए। भारत की अगर बात करें तो यूपी प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो सर्वाधिक अंश हमको कहाँ देखने को मिलता है, भैंस में। ठीक है, भैंस में कितना देखने को मिलता है, पूरा टोटल जो दुग्ध उत्पादन है उसका 50% भैंस के दूध में देखने को मिलता है। दूसरा देखने को मिलता है गाय में कितना देखने को मिलता है, 46%। और बकरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 4%। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 100% यहाँ पे देखने को मिल रहा है भारत के अंतर्गत। इसके साथ ही हम देखें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हमको देखने को मिलता है, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB बोलते हैं, शॉर्ट में अगर बोलें तो इसको NDDB इसको बोला जाता है। और इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 और 18 2017-18 में भारत का जो कुल दुग्ध उत्पादन था वो कितना था, वो 176.3 मिलियन टन यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि अगर बोले तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता हमको कितनी देखने को मिली, 375 ग्राम प्रतिदिन एक व्यक्ति को यहाँ पे दुग्ध उपलब्धता देखने को मिली प्रति व्यक्ति। साथ ही हम कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है ग्राम में यहाँ दी गई है। जैसे टॉप में राज्य दिख रहा है और अंतिम राज्य यहाँ पे दिख रहा है। तो टॉप में राज्य कौन सा, पंजाब में यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए पंजाब है सबसे टॉप पर, हरियाणा है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यहाँ देखने को मिलता है। फिर अंतिम राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दमनदीप है। ठीक है, ये देखिए यहाँ बढ़ते क्रम में ये भी सबसे कम में दमनदीप है, फिर दिल्ली है, दादर नगर हवेली है, मिजोरम है, गोवा है, असम है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता, जो कि ग्राम में आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये बेसिक चीज़ हमने देखे पशुपालन से रिलेटेड। इसी के बाद हम इसी में देखेंगे राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत यहाँ बात करें, देखिए इस कार्यक्रम को जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु यानी कि जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार द्वारा जो है अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले जो पशु है उनके विकास के लिए इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 19 अप्रैल 2012 को इसको शुरू किया गया था। और इस परियोजना का प्रथम चरण हम देखें तो 6 वर्ष के लिए यहाँ पे देखने को मिलता था। मतलब पहली बार इसको जब लॉन्च किया गया था 6 वर्ष के लिए इसका प्रथम चरण देखने को मिला। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे हम NDDB बोलते हैं, तो वो NDDB इसकी नोडल एजेंसी, यानी कि पूरा जो निगरानी है, नियंत्रण है, वो कौन करेगा, इसका राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के द्वारा इसकी जो है निगरानी या जो है नियंत्रण किया जाएगा। यानी कि इसकी नोडल एजेंसी है, क्रियान्वयन का भार उसी के ऊपर होगा। इसके साथ ही हम देखें तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परियोजना में शामिल जो राज्य है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 12 आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश जो कि सबसे टॉप लेवल पर है दुग्ध उत्पादन में। उसके बाद देखें तो पंजाब हमको देखने मिलता है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। ये टोटल यहाँ 14 आपको राज्य यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक कार्यक्रम हमको देखने को मिलता है मिशन, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 28 जुलाई 2014 को, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से ही इसको जाना जाता है। यानी कि योजना एक प्रकार की, और इसका उद्देश्य अगर देखें तो देसी जो नस्ल की जो गाय है उनका संरक्षण करना, साथ में उनका डेवलपमेंट यानी विकास करना, संरक्षण करना और विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यह परियोजना जो थी राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का एक अंग के रूप में शुरू की गई। ठीक है, किसके रूप में, मतलब एक अंग के रूप में, राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में यहाँ शुरू की गई। और इस मिशन के अंतर्गत हम देखें तो एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र की यहाँ पे स्थापना देखने को मिली। ठीक है, अब एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र की यहाँ पे स्थापना कौन कौन सी, जैसे गोकुल ग्राम की स्थापना करना, साथ ही अगर देखें तो गोपालन संघ नाम से यहाँ पे प्रजनक समाज की स्थापना करना। तो ये एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र की यहाँ पे स्थापना देखने को मिलती है गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली। इसके बाद हम देखें तो देखिए हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है, डेयरी संस्करण एवं अवसंरचना जो विकास कोष है वो हमको यहाँ देखने को मिला। जिसके अंतर्गत बात करें यहाँ तो देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। यहाँ देख सकते हैं, देखिए 10,881 करोड़ रुपए की जो व्यय राशि है, उसके साथ में डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष जिसे DIDF की यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। और इस कोष की शुरुआत जो हुई थी, इसका उद्देश्य क्या देखने को मिला, किसानों की आय को दोगुना करना।
इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, जिसके द्वारा 50,000 गाँव में 95 लाख दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। और इस योजना का क्रियान्वयन अगर देखें तो यहाँ पे जो 14 राज्य है, 14 राज्यों से बढ़ाकर यहाँ पे 18 राज्यों तक कर दिया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है डेयरी संस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत। तो ये बात हो गई हमारी पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या चीज़ हमने देखे पशुपालन से संबंधित। देखिए ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं कृषि से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पशुपालन देखें, तो ये पशुपालन में हम देखिए डेयरी क्षेत्र हमने देखे, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता प्रतिदिन के अनुसार देखें ग्रामों में। ठीक है, उसके बाद देखें राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम देखें, जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पे आता है, यानी कि इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। और राष्ट्रीय दुग्ध विकास जो परियोजना है उसमें शामिल राज्य भी हमने देख लिए। फिर हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बात की है और डेयरी संस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष के बारे में यहाँ पे बात की है। अब नेक्स्ट जो है कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें हम देखेंगे मत्स्य की। ठीक है, मछली पालन से रिलेटेड ये देखने को मिलता है। तो मछली पालन उद्योग जो है भारत में तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 14 मिलियन जो व्यक्ति है उनको आय एवं रोजगार से संबंधित ये व्यवस्था यहाँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें देश की बड़ी आबादी को पोषण और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था भी इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, यानी कि दूसरे नंबर पर मछली या मत्स्य उत्पादन में यहाँ दूसरे नंबर पर है, जिसका जो कुल उत्पादन की अगर बात करें तो 2018-19 के अनुसार 13.7 मिलियन 7 यहाँ पे मीट्रिक टन था जो उत्पादन था 2018-19 के अनुसार। उसमें 65% उत्पादन स्थानीय सेक्टर के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ हमको कुछ आंकड़े देखने को मिलते हैं मत्स्यिकी के द्वारा। साथ में हम देखें तो राष्ट्रीय जो मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड देखने को मिलता है, जैसे दूध से संबंधित देखने को मिला था, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे हम NFDB बोलते हैं। अब स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2006 में, हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका प्रमुख कार्य अगर देखें तो मत्स्य उद्योग क्षेत्र की जो अनुप्रयुक्त क्षमता है उसमें सुधार करना, साथ ही अगर देखें तो मत्स्य पालन, मत्स्य संसाधन विपणन, मत्स्य उद्योग के आशाजनक उत्पादन के लिए अनुसंधान करना, साथ में उनका विकास करना, आधुनिक उपकरणों का यहाँ पे विकास करना, इन सभी को प्रोत्साहन देने का काम कौन करेगा, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, जिसे हम नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं, इसके द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ कुछ आंकड़े देख लेते हैं 2017-18 के अनुसार टॉप 5 यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं, जिसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो हमको पहले नंबर पर देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आप देखिए यहाँ पे हमारा भारत है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको केरल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको केरल देखने को मिलेगा, यहाँ तमिलनाडु, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतने में आपको क्या देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टॉप नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश है, जिसमें 34.72 लाख जो टन है यहाँ पर उत्पादन देखने को मिला। फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर गुजरात है, चौथे में उड़ीसा है और पाँचवें में क्या है, तमिलनाडु है। टोटल मिला के अगर बात करें तो भारत में हमको 123.27 लाख टन यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखें, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे आंकड़े। इसके बाद प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हम बात करें तो ये जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले देखें कॉफ़ी बोर्ड, तो ये कॉफ़ी बोर्ड कहाँ देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में मिलेगा, यानी कि कर्नाटक के अंतर्गत, जो कर्नाटक स्टेट है हमारा। रबर बोर्ड की अगर बात करें तो कोट्टायम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या, ठीक है, कोट्टायम जो केरल है। चाय बोर्ड की अगर बात करें तो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में यहाँ देखने को मिलेगा। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मसाला बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कोच्चि केरल के अंतर्गत। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड की अगर बात करें नई दिल्ली जो दिल्ली के अंतर्गत देखने को मिलेगा। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण यहाँ बोर्ड है, तो ये पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण नई दिल्ली के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद ही हम देखें तो जो प्रमुख कृषि संस्थान है उनकी बात करें तो देखिए राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ये आंकड़े आपको काफ़ी काम आने वाले हैं वनडे एग्जाम और प्रीलिम्स के लिए, काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये हैदराबाद में देखने मिलेगा राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में देखने मिलेगा उड़ीसा के अंतर्गत। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के अंतर्गत मिलेगा। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के अंतर्गत तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में मिलेगा। कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर और जूट कृषि अनुसंधान की बात करें तो बैरकपुर में मिलेगा। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में मिलेगा। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, ये पाकिस्तान की तरफ यानी राजस्थान के अंतर्गत मिलेगा।
कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में मिलेगा। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अलावा और कुछ हम देख सकते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में देखने को मिलेगा। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन जो फार्म है हिसर घट्टा में मिलेगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा लघु किसान कृषि व्यापार संघ की अगर बात करें तो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी ये पुणे में देखने को मिलेगा। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में देखने को मिलेगा। ये पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान यहाँ जालंधर में देखने को मिलेगा। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। इसके अलावा राष्ट्रीय पटसन एवं जो संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। इसके अलावा एक और देख सकते हैं हम, देखिए भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ थी कुछ कृषि से संबंधित यहाँ संस्थान, और ये हमने देखे प्रमुख बोर्ड एवं मुख्यालय उनके देख लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं ताजे फल और सब्जियों से संबंधित कुछ आंकड़े हमको या कुछ डाटा हमको देखने को मिलता है। तो विश्व में ताजे फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का जो स्थान है प्रथम नंबर पर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और साथ ही अगर देखें तो काजू है, गोभी, कपास के बीज, लहसुन, इलायची, प्याज, गन्ना, हल्दी, गिरी यानी कि खोपरा नारियल जो होता है, मूंगफली, चाय, हरी मटर, बंद गोभी, आलू तथा जो देसी मछली है उसके उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। मछली उत्पादक शीर्ष राज्य हमने देखे थे, देखिए आंध्र प्रदेश, ये तो हम देख सकते हैं। देखिए सागरीय जल, मीठे जल की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और सागरीय जल की अगर बात करें तो यहाँ पर गुजरात में। और देश की अगर बात करें तो चीन पहले नंबर पर है। फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, उसके अलावा केरल है और तमिलनाडु। और सागरीय जल की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर, तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर कौन है सागरीय जल में? पेरू है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया है। तो यहाँ बेसिक चीज़ हमको देखने को मिली क्या, हमने देखे कृषि से संबंधित कुछ क्षेत्र जिसके अंतर्गत हमने पशुपालन देखे और मत्स्यिकी देखे। तो उद्यानिकी हम देखेंगे इसके बाद, जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंतर्गत देखेंगे। तो एक बार इसके अंतर्गत हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत हमने जो विश्व व्यापार संगठन और कृषि सब्सिडी उसके अंतर्गत चीज़ें जाने, और कृषि से क्षेत्र कुछ चीज़ें जाने। तो सकल सहायता व्यवस्था क्या होती है, एएमएस, इसके बारे में जाने। इसके अंतर्गत पेटियों के बारे में हमने पढ़ा। पेटियाँ मतलब जो सब्सिडी जो कैटेगरी होती है उनको पेटियाँ बोला जाता है WTO के अनुसार। हरित पेटी, पीली पेटी, लाल पेटी, नीली पेटी, एम्बर पेटी। इसके अलावा हमने देखें और 2 पेटी और थी, उनके बारे में यहाँ पर देखा। और उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए निर्यात सब्सिडी के बारे में हमने बात की है, कृषि निर्यात नीति के बारे में बात की है। फिर हमने कृषि से संबंधित क्षेत्र में पशुपालन और मत्स्यिकी के बारे में बात की है। तो यहाँ इसके अंतर्गत उद्यानिकी भी आता है, पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो पशुपालन के बारे में बात करें, हमने डेयरी क्षेत्र है। उसके बाद हमने राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम के बारे में जाना। नेक्स्ट हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन और डेयरी संस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष के बारे में बात किया। मत्स्यिकी के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य जो उद्योग विकास बोर्ड है उसके बारे में बात की। फिर प्रमुख जो कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय उनके बारे में बात की। प्रमुख कृषि संस्थानों के बारे में बात की। ताजे फल एवं सब्जियां और मछली उत्पादक शीर्ष राज्य के बारे में बात की। तो देखिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उत्तर लेखन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। प्रतिदिन के अनुसार वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, खास करके मेंस में, क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है MPPSC उसका जो बेस होता है वो होता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हो, आप राइटिंग वर्क अच्छे से कर लेते हो, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।